जब भी कोई बैंक खाता खुलता है, फिक्स डिपॉजिट करवाता है या कोई बीमा पॉलिसी लेता है, तो एक फॉर्म में हमेशा नॉमिनी का नाम भरने के लिए कहा जाता है। जी बिल्कुल। और हम में से ज्यादातर लोग, मतलब मैं भी, यही मान लेते हैं कि नॉमिनी बनाने का मतलब है कि हमारे जाने के बाद सारा पैसा उसी व्यक्ति को मिलेगा। किस्सा खत्म। हाँ, ये बहुत आम धारणा है। पर क्या ये कानूनी रूप से सच है? ये एक ऐसा सवाल है जो करोड़ों लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, और इसका जवाब अक्सर लोगों को चौंका देता है। हकीकत हमारी आम सोच से बहुत अलग है। बिल्कुल। आज हम इसी आम धारणा और कानूनी हकीकत के बीच के गहरे फासले को समझने जा रहे हैं। नॉमिनी का असली कानूनी अधिकार क्या होता है? क्या वो सच में संपत्ति का मालिक बन जाता है या उसकी भूमिका कुछ और ही है? हमारे पास इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ बहुत ही जरूरी फैसलों और कानूनी विश्लेषणों के अंश हैं जो इस पूरी तस्वीर को साफ कर देंगे। जी। हमारा मकसद इस उलझन को सुलझाना है, तो चलिए इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। ओके, तो चलिए इस सबसे बड़ी गलतफहमी से ही शुरू करते हैं। हाँ। ये विचार इतना आम क्यों है कि नॉमिनी ही संपत्ति का अंतिम मालिक होता है? ऐसा लगता है जैसे ये एक स्थापित सच हो। देखिए, ये धारणा बनी है प्रक्रिया की सरलता की वजह से। सरलता? हाँ, सोचिए, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका परिवार पहले ही एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है। सही बात है। ऐसे में बैंक या बीमा कंपनियां एक आसान रास्ता अपनाती हैं। वो देखते हैं कि नॉमिनी कौन है और बिना किसी झंझट के पैसा सीधे उसे दे देते हैं। अच्छा। इससे दावा प्रक्रिया तेज हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है। उनका काम है पैसे का भुगतान करना, और नॉमिनी उन्हें एक वैध व्यक्ति देता है जिसे भुगतान किया जा सके। मतलब ये एक तरह की प्रशासनिक सुविधा है ताकि पैसा कहीं अटके नहीं और परिवार को तुरंत कुछ राहत मिल सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन यहीं पर सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। ये केवल पैसा प्राप्त करने का अधिकार है, उस पर मालिकाना हक का नहीं। ओह। यहीं पर आम धारणा और कानून के बीच की खाई है। लेकिन ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर बैंक या बीमा कंपनी के फॉर्म पर साफ साफ नॉमिनी लिखा है, तो कोई आम इंसान तो वो तो यही सोचेगा कि पैसा उसी को मिलेगा। क्या यह सिस्टम लोगों को गुमराह करने जैसा नहीं है? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और कई लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। कानून की नज़र में नॉमिनी की भूमिका वो पूरी तरह से अलग है। कैसे? कानून के अनुसार, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार स्पष्ट किया है, नॉमिनी एक ट्रस्टी, केयरटेकर या मैनेजर की भूमिका निभाता है। ट्रस्टी, ये शब्द थोड़ा भारी है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि नॉमिनी उस संपत्ति का रखवाला है, मालिक नहीं। अच्छा, रखवाला। हाँ, उसका काम है पैसा इकट्ठा करके उसे मृतक के असली कानूनी उत्तराधिकारियों में बांटना। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए नॉमिनी एक पोस्टमैन की तरह है। पोस्टमैन का काम क्या है? चिट्ठी को सही पते पर पहुंचाना। हाँ, वो उस चिट्ठी का मालिक नहीं बन जाता। ठीक वैसे ही नॉमिनी का काम है संपत्ति को सही कानूनी वारिसों तक पहुंचाना। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये कानूनी उत्तराधिकारी कौन होंगे, ये कैसे तय होता है? ये दो तरीकों से तय होता है। सबसे पहले, अगर मृतक ने कोई वसीयत मतलब विल बनाई है, तो संपत्ति उस वसीयत के हिसाब से ही बटेगी, चाहे नॉमिनी कोई भी हो। कोई भी हो। कोई भी। और अगर कोई वसीयत नहीं है, तो संपत्ति व्यक्तिगत उत्तराधिकार कानूनों जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार परिवार के सदस्यों में बंटती है। सबसे जरूरी बात यह है कि नॉमिनेशन कभी भी वसीयत या उत्तराधिकार के कानून को खत्म नहीं कर सकता। तो ये ट्रस्टी वाली बात कानूनी तौर पर कब और कैसे तय हुई? क्या हमेशा से यही कानून था? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग ऐसा नहीं सोचते। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कोई ऐसा बड़ा मामला था जिसने इस पर मोहर लगा दी? हाँ, बिल्कुल। इस कहानी 1983 के एक बहुत ही मशहूर केस से जुड़ी है, जिसने इस विषय पर सारी शंकाओं को हमेशा के लिए दूर कर दिया। कौन सा केस? सरबती देवी बनाम उषा रानी। ये केस आज भी इस कानून की नींव माना जाता है। अच्छा, तो क्या कहानी थी इस केस की? कहानी कुछ यूं थी कि जगमोहन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी 2 बीमा पॉलिसियां ली थीं। दोनों में उन्होंने अपनी पत्नी उषा रानी को नॉमिनी बनाया था। ठीक है। 1967 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार में 3 लोग थे। उनकी पत्नी उषा रानी, जो कि नॉमिनी थी, उनकी माँ सरबती देवी और उनका एक नाबालिग बेटा। और यहीं से विवाद शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। पत्नी उषा रानी ने नॉमिनी होने के नाते पूरी बीमा राशि यानी 20,000 रुपए पर अपना अकेला हक जताया। उनका तर्क सीधा था। हाँ, कि मैं नॉमिनी हूँ इसलिए सारा पैसा मेरा है।
लेकिन जगमोहन की मां सरबती देवी ने इसे चुनौती दी। उनका कहना था कि वो और उनका पोता भी कानून के हिसाब से उत्तराधिकारी हैं, इसलिए बीमा की रकम में उनका भी हिस्सा होना चाहिए। ये तो एक क्लासिक पारिवारिक विवाद जैसा लगता है। तो निचली अदालतों ने क्या फैसला दिया? हैरानी की बात यह है कि ट्रायल कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट जज और यहाँ तक कि हाई कोर्ट, तीनों ने नॉमिनी यानी पत्नी के पक्ष में ही फैसला सुनाया। सच में? तीनों ने? जी हाँ। ये दिखाता है कि उस समय ये गलतफहमी कितनी गहरी थी, यहाँ तक कि न्यायपालिका के निचले स्तरों पर भी। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा? सरबती देवी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गईं और 6 दिसंबर 1983 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और उन्होंने फैसला पलट दिया? उन्होंने निचली अदालतों के सभी फैसलों को पलट दिया और सिर्फ फैसला नहीं सुनाया, बल्कि इस विषय पर कानून को हमेशा के लिए स्पष्ट कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा जो इतना क्रांतिकारी था? सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बहुत ही स्पष्ट बातें कहीं। पहली, उन्होंने कहा कि बीमा पॉलिसी से मिलने वाला पैसा मृतक की कुल संपत्ति यानी उसकी एस्टेट का हिस्सा बन जाता है। अच्छा। ये कोई अलग चीज नहीं है जिसे नॉमिनी लेकर चला जाए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने नॉमिनी की भूमिका को परिभाषित किया। ओके, इसको थोड़ा और समझते हैं। उन्होंने नॉमिनी की भूमिका को कैसे परिभाषित किया? कोर्ट ने साफ कहा कि नॉमिनेशन का एकमात्र उद्देश्य बीमा कंपनी को एक सिरदर्द से बचाना है। सिरदर्द से? हाँ, कंपनी को ये पता होता है कि उन्हें पैसा किसे देना है जिससे दावों का निपटारा जल्दी हो सके। नॉमिनी केवल धन इकट्ठा करने के लिए एक एजेंट या मैनेजर के तौर पर काम करता है। एक तरह का रिसीवर है, मालिक नहीं। बिल्कुल। उसका काम है पैसा लेना और फिर उसे कानून के अनुसार असली वारिसों में बांट देना। तो अंतिम फैसला क्या हुआ? उस 20,000 रुपए का क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 20,000 रुपए की कुल राशि को सभी प्रथम श्रेणी के कानूनी उत्तराधिकारियों यानी पत्नी, माँ और बेटे के बीच बराबर बराबर बांटा जाना चाहिए। मतलब 1/3, 1/3, 1/3। जी, एक हिस्सा पत्नी को, एक हिस्सा बेटे को और एक हिस्सा जगमोहन की माँ को। वाह! तो इस एक फैसले ने दशकों पुरानी धारणा को कानूनी तौर पर पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिल्कुल। इसने यह स्थापित कर दिया कि नॉमिनी होना आपको मालिक नहीं बनाता। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। सरबती देवी का मामला तो जीवन बीमा पॉलिसियों से जुड़ा था। आज के समय में लोगों का पैसा तो बैंक खातों, शेयरों और म्यूचुअल फंड जैसी कई जगहों पर होता है। बिल्कुल। क्या ये कानून इन सब पर भी लागू होता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। सरबती देवी के फैसले ने नींव तो रख दी थी, लेकिन आपके सवाल का जवाब बाद के फैसलों में मिला, जिन्होंने इस सिद्धांत का दायरा बहुत बढ़ा दिया। अच्छा। असल में इस पर सबसे आखिरी और सबसे मजबूत फैसला 2016 में आया। अच्छा, तो 2016 में क्या हुआ? 2016 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया शक्ति यजदानी बनाम जयानंद जैत सालगांवकर। शक्ति यजदानी? जी, इसे आज तक नॉमिनी के अधिकारों पर सबसे स्पष्ट और आधिकारिक फैसला माना जाता है। इस फैसले ने साफ कर दिया कि नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी है और यह नियम सिर्फ बीमा पर नहीं बल्कि शेयरों, बैंक डिपॉजिट, बैंक लॉकर, म्यूचुअल फंड, मतलब हर तरह की फाइनेंशियल एसेट पर। बिल्कुल, हर तरह के फाइनेंशियल एसेट पर लागू होता है। तो इस फैसले ने सारे संदेह खत्म कर दिए, मतलब अब कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। पूरी तरह से। कोर्ट ने बहुत मजबूती से ये कहा कि नॉमिनेशन किसी भी सूरत में उत्तराधिकार कानून को ओवरराइड नहीं कर सकता, चाहे वसीयत बनाई गई हो या नहीं। अच्छा। अगर वसीयत है तो संपत्ति वसीयत के हिसाब से बटेगी, अगर वसीयत नहीं है तो संपत्ति उत्तराधिकार कानून के हिसाब से बटेगी। नॉमिनी का काम सिर्फ एक मददगार का है, जो संपत्ति को इन लोगों तक पहुंचाने में मदद करे। सही। इस फैसले के बाद इंद्राणी बाही बनाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज 2016 मामले में भी शेयरों के लिए इसी सिद्धांत को दोहराया गया और हाल ही में 2023 में अर्चना कामत बनाम एक्सिस बैंक मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने बैंक फिक्स डिपॉजिट के लिए भी यही बात कही है। तो ये तो कानून की स्थिति हो गई कि अदालतों के अलावा सेबी और आरबीआई जैसी संस्थाओं ने भी अपने नियमों में बदलाव किए हैं ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। बिल्कुल, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। कोकटे समिति के सिफारिशों के बाद कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 72 और सेबी तथा आरबीआई के नियमों में भी बदलाव किए गए। अच्छा। इन बदलावों का मकसद यही था कि कानूनी ढांचा अदालती फैसलों के साथ तालमेल में हो, यानी अब पूरा सिस्टम इस बात पर सहमत है
कि नॉमिनी केवल एक ट्रस्टी है, मालिक नहीं? ये सिर्फ सुन के एक व्यावहारिक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। मान लीजिए एक परिवार है जहां पिता ने अपने बड़े बेटे को बैंक खाते में नॉमिनी बना दिया, क्योंकि वो शहर में रहता था और कागजी काम आसानी से कर सकता था। लेकिन उनकी एक बेटी भी है। जी। पिता के निधन के बाद बड़ा बेटा नॉमिनी होने के नाते सारा पैसा निकाल लेता है और अपनी बहन को उसका हिस्सा देने से मना कर देता है। ऐसी स्थिति में बेटी क्या कर सकती है? ये एक बहुत ही आम और दुखद स्थिति है। इस मामले में बेटी के पास पूरे कानूनी अधिकार हैं। वो केस कर सकती है। वो अपने भाई के खिलाफ अदालत में केस दायर कर सकती है। कानून के अनुसार वो भी एक प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है और उस पैसे पर उसका बराबर का हक है। अदालत नॉमिनी यानी भाई को ये आदेश देगी कि वो अपनी बहन का हिस्सा उसे दे। नॉमिनी होने से उसे संपत्ति को हड़पने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। सही बात है। वो कानूनी तौर पर उस पैसे को दूसरे उत्तराधिकारियों के लिए संभाल कर रखने के लिए बाध्य है। तो अगर हम इन सभी फैसलों और नियमों को एक साथ देखें तो आज 2025 में भारत की कानूनी स्थिति का सार क्या है? अगर किसी को बस कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? बिल्कुल, इसे सरल बनाते हैं। सबसे पहली बात, नॉमिनेशन का मकसद सिर्फ एक है, प्रक्रिया को आसान बनाना, ताकि मृत्यु के बाद परिवार को पैसे के लिए दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े और संपत्ति कहीं अटकी ना रह जाए। और दूसरी सबसे जरूरी बात, नॉमिनी की भूमिका। सही। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नॉमिनी एक ट्रस्टी, एक केयरटेकर है, पूर्ण मालिक नहीं। वो संपत्ति को कानूनी वारिसों की अमानत के तौर पर रखता है। उसका काम उसे सुरक्षित रखकर सही लोगों तक पहुंचाना है। तो असली मालिकाना हक किसका हुआ? असली मालिकाना हक हमेशा कानूनी उत्तराधिकारियों का ही होता है। ये उत्तराधिकारी या तो मृतक की वसीयत यानी विल के अनुसार तय होते हैं, या फिर अगर वसीयत नहीं है तो व्यक्तिगत उत्तराधिकार कानून के अनुसार तय होते हैं। और ये नियम अब लगभग हर तरह की संपत्ति पर लागू होता है ना? जी हाँ, ये नियम अब सिर्फ बीमा तक सीमित नहीं है। ये शेयरों, बैंक खातों, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी और डीमैट खातों, मतलब सभी वित्तीय संपत्तियों पर समान रूप से लागू होता है। और अंत में इस विषय पर शक्ति यज़दानी 2016 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आखिरी और सबसे मजबूत माना जाता है, जिसने पहले के सभी संदेहों को खत्म कर दिया है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी को नॉमिनी बनाना एक सुविधाजनक कदम है। ये दावा प्रक्रिया को बहुत आसान बनाता है, लेकिन ये उत्तराधिकार की योजना का विकल्प बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। नॉमिनी केवल धन प्राप्त करने वाला हाथ है, उस संपत्ति का अंतिम मालिक नहीं। बिल्कुल। यह व्यवस्था मृतक के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकारों की रक्षा करती है, चाहे वे नॉमिनी हो या ना हो। कानून ये सुनिश्चित करता है कि संपत्ति का बंटवारा निष्पक्ष रूप से हो, सिर्फ सुविधा के आधार पर नहीं। यह अन्याय को रोकता है, जैसा कि हमने उस भाई बहन वाले उदाहरण में देखा। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या? अगर नॉमिनेशन संपत्ति के अंतिम स्वामित्व का फैसला नहीं करता और विवाद की गुंजाइश फिर भी बनी रहती है, तो फिर अपनी संपत्ति को अपने इच्छित लोगों तक बिना किसी कानूनी लड़ाई के पहुंचाने का सबसे सुरक्षित और स्पष्ट तरीका क्या है? यह विचार इस बात पर सोचने के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु हो सकता है कि किसी की वित्तीय योजना में नॉमिनेशन के साथ साथ और क्या शामिल होना चाहिए।